अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग अपने पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्लाइंड इक्वलाइजेशन। ठीक है, ब्लाइंड इक्वलाइजेशन जो है ये नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर का लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर का जो मेन टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ब्लाइंड इक्वलाइजेशन पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट लिया था इस स्लाइड से, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक रेगुलर इक्वलाइज़र का, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग बेस्ड इक्वलाइज़र हो, उसका क्या फंक्शन होता है। ए एन हमारे पास ट्रांसमिटेड सिंबल्स हैं जो कि किसी चैनल से पास आउट होते हैं, और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसमें कुछ नॉइज़ ऐड हो सकती है। और जो चैनल की आउटपुट है वी कॉल इट एक्स ऑफ एन। अगर ये यूजुअली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है जिसको फिर हम सैम्पल करते हैं ताकि इक्वलाइज़र ज़रा इस पे बेहतर तरीके से काम कर सके। और क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट्स भी जो उसके होते डेवलप करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसके लिए प्रेफर किया जाता है कि उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उसके इनपुट पे हो। अच्छा जी, यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होती है उसे कंपेयर किया जाता है ट्रेनिंग सीक्वेंस से, और आउटपुट वाई एन और ट्रेनिंग सीक्वेंस के डिफरेंस से जो सिग्नल डेवलप होगा ई ऑफ एन, उसको देखकर एडाप्टिव एल्गोरिथम काम करेगा। ठीक है, आरएलएस हो सकता है या एलएमएस हो सकता है, और उसके थ्रू फिर इक्वलाइज़र के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपडेट होंगे। और अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि हम लोगों ने इतना वेल डेवलप हो गया है इक्वलाइज़र के, जो मीन स्क्वायर एरर है वो बहुत मिनिमाइज़ हो गया अब, तो फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। फिर इंस्टेड हमारे पास ये जो सिग्नल ट्रेनिंग सीक्वेंस की तरफ से आ रहा है, इंस्टेड फिर ये ए एन माइनस एन नॉट जो ये सिग्नल है ये फिर बेसिकली यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और वाई एन और ए एन माइनस एन नॉट सब्सक्रिप्ट में अगर जो हम देखें जो एन माइनस एन नॉट लिखा हुआ है, तो इन दोनों के डिफरेंस से जो एरर सिग्नल प्रोड्यूस होगा, अज्यूमिंग इक्वलाइज़र इस वक्त बिल्कुल करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इधर उसकी कोफिशिएंट्स की कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर है तो उसके लिए फिर ये सिग्नल काफ़ी है। तो अगर हमारे पास ट्रेनिंग सीक्वेंस किसी किस्म का नहीं है, तो हमें स्टार्ट में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किस किस्म की हो, ताकि हम बगैर किसी ट्रेनिंग सीक्वेंस के इक्वलाइज़र के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अपडेट कर सकें, या एटलीस्ट इनिशियलाइज करने के बाद उनकी अप डेटिंग प्रोसेस जो है उनका वो कैसे हो। अच्छा जी, ब्लाइंड इक्वलाइज़र्स के लिए जो जो बातें डिफरेंट हैं यूजुअल रेगुलाइजर्स के साथ, या वो उन रेगुलर इक्वलाइजर्स के साथ जो कि सुपरवाइज लर्निंग पे काम करते हैं या ट्रेनिंग सीक्वेंस पे काम करते हैं, इसमें जो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, दे आर नॉट सफिशिएंट। सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके हम यूजुअली मीन और वेरियंस वगैरह कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमको वेरियंस मैट्रिक्स या फिर पावर स्पेक्ट्रम वगैरह कंप्यूट करते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट इनफ। जो हमें इसके लिए चाहिए होता है वो है एच ऑफ एस, यानी कि हायर ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास ट्रेनिंग बेस्ड इक्वलाइज़र में चैनल की इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली डेवलप करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। आइदर वी कैन कलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ डेटा, ठीक है, या फिर लीनियर चैनल अगर हमारे पास है, मतलब इफ़ अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि चैनल लीनियर है, तो हम बड़े आराम से आरएलएस या एलएमएस लगा के चैनल का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एट रिसीवर। अगर चैनल हमारे पास मिक्स्ड फेस है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो हमारी आउटपुट हो वो अनस्टेबल हो। ठीक है, तो फॉर मिक्स्ड फेस चैनल, ठीक है, मिक्स्ड फेस आपको पता है कि चैनल क्या होता है, कि जो कि ना मिनिमम फेज हो ना मैक्सिमम फेज हो। फॉर मिक्स्ड फेस चैनल हमारी जो आउटपुट चैनल आउटपुट दैट कैन बी IIR पहली बात, एंड ठीक है, इस सूरत हाल में हम करते यूँ हैं
कि हमारे पास जो रिसीव्ड रिस्पॉन्स है, मतलब अगर हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आ रहा है कि इन्फिनिट भी है और अनस्टेबल भी है, तो हम यूँ कर सकते हैं कि एक तो ट्रंकेशन हम कर लें, ठीक है? जिस जिस तरह से हम विंडोज़ के केस में करते हैं, एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग हम जब करते हैं थ्रू विंडोज़, तो उसमें हम एग्ज़ैक्टली ये प्रोसीजर लगाते हैं कि एक तो हम उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है? पूरे के पूरे या डिज़ायर्ड सैंपल को, और उसके बाद हम उसे ट्रंकेट करते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल हम लोग यही काम करेंगे, क्योंकि हम इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स पे काम नहीं कर सकते, प्लस हो सकता है कि जैसे-जैसे टाइम गुज़रे वो विद टाइम सैंपल्स का एम्प्लीट्यूड ज़्यादा होता जाए। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उनकी उनको ख़त्म करने के लिए शिफ्टिंग प्लस ट्रंकेशन का हम काम करते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा अगर फेज़ एम्बिग्विटी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल में या चैनल आउटपुट में, तो हम यूँ कर सकते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंशियल एन्कोडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो फेज़ एम्बिग्विटी है ना, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास रिसीव्ड जो सिंबल्स हैं, उसमें फेज़ एम्बिग्विटी इंट्रोड्यूस हुई है। रिसीव्ड का मतलब ये है कि हम लोगों ने जब उनको डिसीजन डिवाइस के बाद जब हम लोगों ने एस्टिमेट किया, ठीक है? तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें फेज़ एम्बिग्विटी इंट्रोड्यूस हुई है? ये हमें इससे पता चलेगा कि हमारे पास ट्रांसमिटेड जो अल्फ़ाबेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसकी बेस के ऊपर इन चीज़ों की बेस के ऊपर कि हम ब्लाइंड इक्वलाइज़ेशन को किस-किस तरह की मतलब किस-किस तरह के उसमें मसले आते हैं, हम कुछ चीज़ें प्री प्लान कर सकते हैं कि ब्लाइंड इक्वलाइज़र्स को कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना ज़रूरी है, अगर ट्रेनिंग सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है? तो उसमें एक तो ये है कि हमारे पास जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ऑफ जस्ट चैनल आउटपुट, दैट इज़ ईज़ी टू कंप्यूट बिकॉज़ जो सिग्नल रिसीवर पे आ रहा है उसका पीएसटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से फिर चैनल ट्रांसफर फंक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। उसके बाद हमें हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए रिसीव्ड सिग्नल के, या उनको कंप्यूट हमें करना पड़ता है, ठीक है? और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट, ठीक है? ये इन तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है ब्लाइंड इक्वलाइज़र्स के लिए, ताकि वो ट्रेनिंग सीक्वेंस की एब्सेंस में सिंबल्स को मतलब सिंबल्स में से आई से रिमूव कर सकें, या फिर इम्प्लिसिटली अगर मैं कहूँ तो इक्वलाइजर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अपडेट कर सकें, ठीक है? अच्छा, अब हम एल्गोरिदम्स कौन से इसमें इस्तेमाल करते हैं? ब्लाइंड इक्वलाइजर्स के लिए दो तरह के अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? एक तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच, ठीक है? जो कि बेसिकली एक जो भी हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन चूज़ किया है किसी भी बेसिस के ऊपर, उसको मिनिमाइज़ करने का काम करेंगे, और उसकी मिनिमाइज़ेशन इसी तरह से होगी कि हम कुछ वेट्स या कोफिशिएंट्स बेसिकली एस्टिमेट करेंगे इक्वलाइज़र्स की, ओवर व्हिच उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास एक और अप्रोच होती है जिसको हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच में बेसिकली हम बहुत सारा डेटा रिसीव करने के बाद उसके जो हैं वो स्टेशनरी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर कोफिशिएंट्स की अपग्रेडेशन का काम शुरू होता है। चूँकि स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट ज़्यादा मैच्योर टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसके रिज़ल्ट्स थोड़े से जल्दी कन्वर्ज कर जाते हैं, अवेलेबल भी आराम से हो जाते हैं इसके रिज़ल्ट्स, ठीक है? और इसमें इतना टाइम नहीं लेता जितना स्टैटिस हम अभी जिन एल्गोरिथम्स को देखेंगे, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट अप्रोच।
अच्छा, अब हमारे पास जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने एसजीडी यानी कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच यूज़ करनी है, तो जो अगला ऑब्जेक्टिव होता है वो है कॉस्ट फंक्शन को ढूँढना। क्या हम कैसा कॉस्ट फंक्शन ढूँढें ताकि वो हमें एक्सप्लिसिटली हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन भी दे, ठीक है? और उससे हमारे बाकी सारे मसले भी हल हों, मतलब उसको हम मिनिमाइज़ भी कर सकें ताकि ओवर ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ वेट्स, ठीक है? तो ये दोनों मतलब ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टारगेट फंक्शन जहाँ हमारा कॉस्ट फंक्शन को फाइंड आउट करने के। तो यूजुअली ये जो हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं ये हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर हो, ठीक है? तो नॉन लीनियर फंक्शंस के थ्रू हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिटरमिन किए जा सकते हैं या जाते हैं। तो अगर हमारे पास इक्वलाइज़र का जो मतलब कोफिशिएंट्स का जो पूरा वेक्टर या फंक्शन है अ, उसको हम मैंने एक थोड़ा-सा कैपिटल W बनाने की कोशिश की और जो उसके अपने वेट्स या कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम अगर हमारे पास m+1 वेट्स हों या कोफिशिएंट्स हों, तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमारे पास जो ये हो गए इक्वलाइज़र के कोफिशिएंट्स, ठीक है? और हमारे पास जो रिसीव्ड वेक्टर है एट nth इंस्टेंट। ठीक है, रिसीव्ड वेक्टर या चैनल आउटपुट, ठीक है? ये दोनों तरह के नाम इसके हो सकते हैं। ये हमें ये वेक्टर मिला, तो इक्वलाइज़र की जो आउटपुट होगी वो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है? और इक्वलाइज़र के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करूँ तो लेट मी कॉल इट g ऑफ z, तो वो बेसिकली z ट्रांसफॉर्म होगा इन सारे कोफिशिएंट्स का जो इस वेक्टर में प्रेजेंट किए गए हैं और उनको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है? और अगर हम अच्छा अब आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि बेसिकली जो हमारे पास रिसीव्ड वेक्टर है यानी कि एक्स ऑफ एन, ठीक है? वो ट्रांसमिटेड सिंबल मतलब अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करूँ तो ट्रांसमिटेड सिंबल मल्टीप्लाइड बाय चैनल का रिस्पॉन्स है, ठीक है? तो अगर हमारे पास इक्वलाइज़र उसका इन्वर्स प्रोड्यूस कर सकता है चैनल का, तो इन ये जो रिसीव्ड सिग्नल है इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें इक्वलाइज़र से तो बेसिकली दोनों जो चैनल के रिस्पॉन्सेज़ हैं और जो चैनल का रिस्पॉन्स है वो चैनल के इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैंसिल हो जाएगा एंड y ऑफ n विल बी इक्वल टू x ऑफ n, ठीक है? तो ये आपको पता है कि ये होल स्ट्रेटजी है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम एक सिंपल ZF इक्वलाइज़र इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम g ऑफ z यानी कि इक्वलाइज़र के कोफिशिएंट्स को अगर हम h ऑफ z यानी कि इनका जिस चैनल से ट्रांसमिट होके हमारा वेक्टर हम तक पहुंचा है, सिग्नल वेक्टर हम तक पहुंचा है, ये दोनों इफ दे टू गेट मल्टीप्लाइड we should basically get an impulse signal, ठीक है? That impulse can be delayed and it might not have a unit amplitude, तो उसको हम अगर हम z ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में बात करें तो वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है? अच्छा, और अगर हम इसको देखें इन टर्म्स ऑफ y ऑफ n यानी कि फिर हमारा y ऑफ n क्या होगा? तो y ऑफ n कैन बी दैट ट्रांसमिटेड सिंबल, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम a ऑफ n को मल्टीप्लाई करें शिफ्टेड इम्पल्स के साथ तो वो इम्पल्स उसको सिग्नल को ऑल टुगेदर शिफ्ट कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट आया ना, इसको अगर हम टाइम डोमेन में देखें तो ये हमारे पास बनता है ये चीज़, ठीक है? अब इसको अगर हम कन्वॉल्व करें ट्रांसमिटेड सिंबल के साथ, ट्रांसमिटेड सिंबल ये है हमारा, ठीक है? a ऑफ n ट्रांसमिटेड सिंबल के साथ कन्वॉल्व करें क्योंकि जब चैनल से पास होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि कन्वोल्यूशन होगी, तो हमारे पास फिर इस तरह की चीज़ आ जाएगी।
और फिर ये हो गया इक्वलाइज़र की आउटपुट और फिर उसके बाद जो स्लाइसर की आउटपुट है, उस वहाँ से ए ऑफ n माइनस n नॉट रिकवर करना जो है दैट विल बिकम प्रीटी ईज़ी। अच्छा, और इस सूरत हाल में जो हमारे पास इक्वलाइज़र की वेट अपग्रेडेशन या कोएफ़िशिएंट अपग्रेडेशन के लिए जो हम एलएमएस एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी अच्छा, थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये बेसिकली मेरे पास आया है, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है? और एरर मेरे पास क्या है? ये जो स्क्वायर है, ये बेसिकली इस सारे के ऊपर है, यहाँ पे, ठीक है? मतलब ये टर्म है, ये स्क्वायर हो रही है। तो दिस इज़ एरर फंक्शन ए ऑफ n माइनस n नॉट माइनस y ऑफ n, दिस इज़ एरर, ठीक है? और इसका जो स्क्वायर है और फिर इसकी एक्सपेक्टेशन जो कंप्यूट हो रही है, वो हमारे पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। और अब हम विदाउट इन लॉस ऑफ जनरलिटी ये लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास आ गया एरर फंक्शन और यहाँ पे बिकॉज ई ऑफ एन इज इक्वल टू दिस थिंग, तो अगर इसका अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डब्ल्यू, तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, बाकी रह जाएगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एन, और वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इक्वल एक्स ऑफ एन। आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये हम लोगों ने कई दफ़ा किया हुआ है। तो हमारे पास ये आ जाएगा वेट्स को अपडेट करने का फॉर्मूला या इक्वेशन। अच्छा, अब ये तो हमारे पास उस सूरत हाल में था ना कि जब हमारे पास थोड़ी सी आइडियल सिचुएशन है और हम कह सकते हैं कि ए ऑफ एन माइनस एन नॉट ईजिली रिकवर हो गया। अदरवाइज हमने देखा कि जो स्लाइसर की आउटपुट है, बेसिकली उसके साथ हम वाई ऑफ एन को कंपेयर कर रहे हैं। उसको हम एक वेल डिफाइंड ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ मच बेटर टू से। ओके, तो हम अब ये कह सकते हैं कि इन जनरल जो हमारे वेट्स की अपडेट इक्वेशन है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जो भी स्लाइसर फंक्शन है हमारा, जो कि इनकमिंग वाई ऑफ एन को देखकर डिसाइड करता है कि आउटपुट उसकी क्या होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे स्लाइसर का फंक्शन है, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ एन, ठीक है? तो ये चीज़ जो है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये स्लाइसर का फंक्शन क्या हो, या फिर मतलब वेट्स का जो अपडेट करने का मेथड है वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नॉन लीनियर फंक्शन होता है, नॉन लीनियर फंक्शन से हम ज़रा हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं, और वो नॉन लीनियर फंक्शन यूजुअली दे आर वैसे भी डिफरेंशिएबल, ठीक है? और इनका नॉन लीनियर होना ब्लाइंड इक्वलाइजेशन को नॉन लीनियर एडाप्टिव फिल्टर की कैटेगरी में शामिल करता है।
अच्छा जी, अब हम करने यूँ लगे हैं कि मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम्स देखने लगे हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ब्लाइंड इक्वलाइज़ेशन में और मतलब उन 3 तरह के हम देखेंगे एल्गोरिदम्स जो कि अम, उन 3 एल्गोरिदम में मुख्तलिफ़ जो कॉस्ट फंक्शंस हैं वो प्रपोज़ हुए हैं, ठीक है? और फॉर दोज़ प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच दे वर अज़्यूम्ड वहाँ पे वो कन्वर्ज हुए थे, ठीक है? और यूजुअली वो कन्वर्ज होते हैं फॉर अदर प्रॉब्लम्स टू। अच्छा जी। एक तो इसमें मतलब यूजुअली ये किया यूँ क्या है कि स्केलर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? स्केलर फंक्शन का मतलब ये है कि ये सारे के सारे वेक्टर को जब लेकर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की जो मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें जब ये इस वेक्टर को डाला जाएगा, ठीक है? तो आपके पास आउटपुट पे एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो ऐसे फंक्शन को स्केलर फंक्शन लेते हैं। तो यूजुअली एक स्केलर फंक्शन अज़्यूम किया जाता है एस क्यू फंक्शन, ठीक है? अच्छा जी, मसलन यूजुअली इसको हम अज़्यूम करेंगे इस तरह से साई वाई ऑफ एन, ठीक है? कि हमारा या ये भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन हो सकता है या साई ऑफ वाई एन माइनस वाई एन, ठीक है? तो हम मतलब ये वाला कॉस्ट फंक्शन या फिर ये वाला कॉस्ट फंक्शन इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ इन दोनों को इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों कॉस्ट फंक्शन जो हैं दे आर इक्वली यूजेबल। तो अगर हम इस वाले कॉस्ट फंक्शन को देखें तो हमारे पास जो वेट अपडेट की इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, ठीक है? वाई ऑफ एन हमारा इसके बराबर है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है? मतलब ये वाली जो फंक्शन है और साथ जो हम फिर इस फंक्शन या इस पैरामीटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स ऑफ एन। तो हमारे पास जो इन जनरल वेट को अपडेट करने की क्वेश्चन है वो ये होगी, ठीक है? तो इसके बाद जो यूजुअल एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए हैं या किए जाते हैं यूजुअली दे आर नेम्ड आफ्टर पीपल। एक आध है जिसमें मेथड को मुख्तलिफ नाम दिया गया है। सातो एल्गोरिदम, इसमें ये जो स्केलर फंक्शन था ये प्रपोज किया गया था इस तरह से वाई ऑफ एन माइनस आर वन सिग्नम फंक्शन ऑफ वाई ऑफ एन, ठीक है? और उसमें आर वन को प्रपोज किया गया था कि हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ अवेलेबल टू अस कि जो हमारे पास ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट है वो क्या है। तो आर वन को हम कंप्यूट करेंगे इस तरह से, ठीक है? और ये फंक्शन है दिस इज़ बेसिकली सिग्नम फंक्शन और ये सिग्नम फंक्शन हम या ये पूरे का पूरा जो कॉस्ट फंक्शन है तब इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास जो ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट है उसमें जो सिंबल्स हैं दे टेक अप रियल वैल्यूज़, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इफ़ दे टेक रियल वैल्यूज़ तो इस तरह का कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर जो ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अगर हों कॉम्प्लेक्स सिंबल्स भी हों तो फिर सिग्नम फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता, फिर कॉम्प्लेक्स सिग्नम फंक्शन इस्तेमाल होता है। और कॉम्प्लेक्स सिग्नम फंक्शन इस तरह से ऑपरेट करता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सिग्नम फंक्शन इस तरह से प्रपोज कर इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड अल्फ़ाबेट है वो रियल वैल्यूड है या कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो पूरे का पूरा कॉस्ट फंक्शन है उस लिहाज से अपडेट होगा या उस लिहाज से यूज़ होगा। अच्छा जी, और जो एल्गोरिदम यूज़ होता है गोडार्ड एल्गोरिदम, उसमें जो कॉस्ट फंक्शन है यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, ठीक है। और पी मस्ट बी सम पॉजिटिव इंटीजर, और आर पी को हम कंप्यूट करते हैं ए एफ एन की पावर 2p और इस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन ए एन की पावर p और इसके फंक्शन की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आर पी इस तरह से कंप्यूट होता है। और एक एल्गोरिदम जो कि इसके ऊपर बेस करता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिदम है, उसका नाम है कांस्टेंट मॉड्यूलस एल्गोरिदम, या इसको CMA के नाम से यूजली रेफ़र किया जाता है। उसमें ये जो गोडार्ड एल्गोरिदम है ना, इसी को यूज़ करते हुए पी की बेसिकली वैल्यू 2 ली जाती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट फंक्शन उसमें प्रपोज किया गया है बेस्ड अपॉन गोडार्ड फंक्शन, दैट इज R2 माइनस ऑफ एन का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, और इस सारे फंक्शन की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अच्छा, अब यूजुअली हम जब कोई एल्गोरिदम डेवलप करते हैं ना, मतलब कोई एल्गोरिदम डेवलप करने का मतलब कि कोई कॉस्ट फंक्शन प्रपोज करने के बाद जब उसको टेस्ट किया जाता है, तो यूजुअली देखा ये जाता है कि इस कॉस्ट फंक्शन की क्या परफॉर्मेंस है अगर हम इंस्टेड इसकी जगह इस्तेमाल करते ये कॉस्ट फंक्शन। जैसे अगर हम CMA की बात करें तो बेसिकली इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है कोई इस तरह के फंक्शन से, ठीक है, और फर्दर फिर इसकी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो अगर इंस्टेड हम इस तरह का कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करते तो फिर जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आते तो अ, उन रिज़ल्ट्स के साथ CMA के रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया गया, या किसी भी ब्लाइंड इक्वलाइज़र में जो भी कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके रिज़ल्ट्स को फिर उसके हिसाब से उसके हिसाब से मॉडिफाई करके जो इस किस्म का कॉस्ट फंक्शन बनता है, यानी कि ए ऑफ एन के साथ जो कॉस्ट फंक्शन बनता है, मिसाल के तौर पे गोडेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए एन रेस्ट पावर पी बन जाएगा। अगर हम साटो की बात करें तो इसी तरह से यहाँ पे हम वाई ऑफ एन माइनस इस पूरे की जगह हम ए ऑफ एन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर उस कॉस्ट फंक्शन को के रिजल्ट्स को कंपेयर करें हम इस कॉस्ट फंक्शन के रिजल्ट्स के साथ, तो फिर उनका जो कंपैरिजन है वो हमें एक्चुअली बताता है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है कितना इफेक्टिव है। तो CMA में बेसिकली जो कोफिशिएंट्स डिज़ाइन होते हैं इक्वलाइज़र के, वो मोर और लेस सेम होते हैं अगर हम इस कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करके कोफिशिएंट्स को डिज़ाइन करें। इसका मतलब ये है कि CMA ऑलवेज कन्वर्जेस। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम फॉर ब्लाइंड इक्वलाइजेशन, क्योंकि ये कंप्यूटेशनली सिंपल भी है और प्रैक्टिकली सक्सेसफुल भी है। अच्छा जी, अब हमारा जो ब्लाइंड इक्वलाइजेशन का टॉपिक है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है बल्कि।
और इसके साथ बेसिकली आपका एडाप्टिव फ़िल्टर का कोर्स भी ख़त्म हो गया है। लेकिन कुछ सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमारा एक लेक्चर मिस हुआ था इन 4th वीक, बेसिकली लेक्चर नंबर 8 आपका मिस हुआ था, जिसमें वी वर सपोज्ड टू डू कारमान फ़िल्टर, ठीक है? तो कारमान फ़िल्टर को ना अभी हम थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं। उसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन जितना हमारे पास अभी टाइम इस लेक्चर में बचा हुआ है, थोड़ी-सी उसकी क्वेश्चंस के थ्रू हमने देखना है कि कारमान फ़िल्टर का जो एल्गोरिथम है, वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो अभी हम रिमेनिंग ये जो लेक्चर का टाइम है उसको फिर यूटिलाइज़ करेंगे ये चीज़ पढ़ने में। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर इटसेल्फ 2 से 3 लेक्चर्स जा सकते हैं अगर हम एग्ज़ाम्पल्स को भी कंसिडर करें। लेकिन अज़्यूमिंग द फैक्ट कि हम इस लेक्चर को बिल्कुल एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले देख रहे हैं और दूसरी बात ये कि अ, इसके ऊपर भी मतलब हमारे पास अभी मज़ीद लेक्चर का टाइम भी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में जिस तरह से हमें इसको जितना इसको हम समझ सकें। अच्छा जी, जो काल्मन फ़िल्टर है ना वो बेसिकली वीनर फ़िल्टर की तरह इट इज़ एन ऑप्टिमल एस्टिमेशन एल्गोरिदम, क्योंकि इसकी जो फ़ॉर्मूलेशन है काल्मन फ़िल्टर की वो कुछ इस किस्म की है कि इसमें ये जैसे-जैसे इसको ऑब्ज़र्वेशन डेटा मिलता जाता है, ये उसी लिहाज से अपने वेट्स को भी अपडेट करता जाता है, ठीक है? पहले ये प्रेडिक्ट करता है कि आउटपुट क्या आएगी बेस्ड अपॉन जो भी उसकी जो भी उस सिस्टम की कंडीशन होती है या सिस्टम के जो वेट्स या कोएफ़िशिएंट्स होते हैं। उन सारी चीज़ों को मिला-जुला के ये प्रेडिक्ट करता है कि आउटपुट क्या आएगी। फिर जब आउटपुट आती है, एक्चुअल आउटपुट आती है, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करता है और फिर उसके बाद दोबारा से सिस्टम को अपडेट करता है। फिर सिस्टम को अपडेट करने के बाद ये प्रेडिक्ट करता है कि आउटपुट क्या आएगी। फिर जब एक्चुअल आउटपुट आती है, तो फिर वो उन दोनों को कंपेयर करता है और ये प्रोसेस जो है ये रिपीटेडली चलता रहता है। तो इसके नतीजे में होता यूँ है कि हमेशा जो एल्गोरिदम यानी कि वेट्स को अपडेट करना, फिर प्रेडिक्ट करना, फिर वेट्स को अपडेट करना, ये जो सारा एल्गोरिदम जब चल रहा होता है ना, तो ये इट इज़ फॉर श्योर कि हमारा जो एरर है बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एस्टिमेशन या ऑब्जर्वेशन वो मिनिमाइज होता ही है, ठीक है? और बेशक हमारी नंबर ऑफ इटरेशंस ज़्यादा लगे, लेकिन इवेंचुअली काल्मान फ़िल्टर जो है वो करेक्ट एस्टिमेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है? और बेसिकली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक इट इज़ अ रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये अपनी पुरानी वाली वैल्यूज़ को बार-बार कॉल करता है। अच्छा, ये इसमें जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टेंट m+1 के ऊपर जो आउटपुट आएगी, वो प्रेडिक्ट करने के लिए इसको 0 टिल m इन सारी की सारी इन सारे टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर जो आउटपुट आई थी उनको जमा करके और उसके हिसाब से एस्टिमेट निकालना है, ठीक है? लेकिन जिस वक़्त हम नेक्स्ट इंस्टेंट पे जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब हम हर टाइम इंस्टेंट से पहले हमें जो है ना पुरानी सारी की सारी वैल्यूज़ उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनको मिला-जुला के कुछ प्रेडिक्शन कर सकें। अब गामा फिल्टर की ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सारी पुरानी वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ इमीडिएटली नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करता है, उसको बेसिकली अपडेट करता जाता है। तो गामा फिल्टर की ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो बेसिकली m+1 इंस्टेंट के ऊपर आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए हम mth इंस्टेंट के ऊपर जो आउटपुट है उसको इस्तेमाल करते हैं प्लस एक प्रेडिक्शन फंक्शन जो हम लोगों ने उस वक़्त कंप्यूट किया था जिस वक़्त सिस्टम mth टाइम इंस्टेंट स्टेट के ऊपर था। ठीक हो गया? तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल दीज़ वैल्यूज़ इन मेमोरी, हम सिर्फ एक वैल्यू को इस्तेमाल करके अपना काम चला लेते हैं। तो Kalman filter is optimal like Wiener. It used to call its previous values
और बाय नॉट कीपिंग द मॉल इन मेमोरी, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि सिस्टम बेसिकली बेशक टाइम वेरिंग हो या टाइम इनवेरिएंट हो, ये दोनों तरह की सिचुएशंस में काम कर लेता है। और फिर बहुत सारे केसेस में हम नॉइज़ को गॉसियन लेते हैं। इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉइज़ बेशक गॉसियन ना हो, नॉइज़ किसी और डिस्ट्रीब्यूशन की हो, तो ये तब भी काम करता है, ठीक है? तो हमारे पास सिस्टम टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, गामा फ़िल्टर काम करेगा। इसी तरह से नॉइज़ कैन बी गॉसियन एडिटिव नॉइज़, या इट कैन बी नॉन गॉसियन। बहुत उनके बहुत सारे फ़िल्टर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए या उनकी एल्गोरिदम्स डेवलप करते हुए हम ये अज्यूम लाओ गॉसियन होगी ताकि हमारी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो आसान हो। लेकिन कॉमन फ़िल्टरिंग में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? इसमें जो नॉइज़ का नॉइज़ के लिए जो मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल होगी, एडिटिव तो वो है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओवरऑल इक्वेशन में हमें उसका गॉसियन की उसके ऊपर गॉसियन होने की शर्त लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये जो कॉमन फ़िल्टर है ना, इसकी बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल करने की बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, और एक और बात है, कॉमन फ़िल्टर हम यूजुअली उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास सिस्टम की स्टेट्स की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। अच्छा, अब स्टेट क्या होता है, मैं थोड़ा-सा पहले आपको वो समझा दूँ। सिस्टम की स्टेट वो चीज़ होती है जो कि हमें सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब मुझे बीइंग माई सेल्फ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ा-सा आसान लगता है अगर मैं स्टेट को इलेक्ट्रिक सर्किट्स की टर्म्स में समझाऊँ। मसलन हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि बेसिकली बेशक रेज़िस्टिव सर्किट हो या आरएलसी सर्किट हो, तो अगर हम एक सिंपल सा सर्किट इस तरह से चलो बना भी लेते हैं, ठीक है? तो इसमें सोर्स के अलावा हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। तो हर कंपोनेंट्स में से फ्लो होने वाली करंट, ठीक है? और हर कंपोनेंट के अक्रॉस डेवलप होने वाली वोल्टेज, ठीक है? यहाँ मैंने सिर्फ आईआर, वीआर लिखा, लेकिन आईएल, वीएल और आईसी, वीसी ये बेसिकली 6 स्टेट्स होंगी इस सिस्टम की, ठीक है? वैसे हम इन जनरल आईआर या वीआर को सिस्टम की स्टेट नहीं कहते, लेकिन जो डायनामिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम इस केस में हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर है, तो उनमें से गुजरने वाली करंट और उनके क्रॉस डेवलप होने वाली वोल्टेज, ये जो है ना सिस्टम की स्टेट्स कहलाती हैं या होती हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास इस लिहाज से 4, या इस पर्टिकुलर सर्किट में जहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टिव एलि 2 पैसिव एलिमेंट्स हैं या एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास 4 स्टेट्स हो गई। तो और उसी लिहाज से अगर हमारे पास कोई रोटेशनल सिस्टम है, तो क्योंकि उसकी सिस्टम की जो रोटेशन है इस शाफ्ट की वगैरह, ये वो बताएगी कि उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। तो उस लिहाज से उसकी जो रोटेशन या रोटेशन के लिहाज से के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सिस्टम की स्टेट्स कहलाएंगी। मुझे मैकेनिकल सिस्टम का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी यानी कि स्प्रिंग ट्विस्ट अगर हो गया, तो अगर हमने स्प्रिंग को शिफ्ट किया या उसको हम लोगों ने खींचा है, तो इन दोनों सूरत हालों में बेसिकली कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है? तो ये जो सारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, बेशक वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम उनको कैपेसिटर और इंडक्टर की टर्म्स में देखें या हम किसी और सिस्टम में देखें, तो वो बेसिकली सिस्टम की स्टेट्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी स्टेट की। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें स्टेट की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। मसलन आपने सुना होगा कि काल्मन फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रैजेक्टरी वगैरह की प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है? अब अगर हम एक एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ गिवन फैक्ट्स अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज़ कि अच्छा अगर हम रॉकेट लॉन्चिंग की ही बात करें, तो उसकी वेलोसिटी, मास वगैरह ये सब अवेलेबल है और हम जानना ही चाह रहे हैं कि जिस जगह पर उसने पहुँचना है, क्या ट्रैजेक्टरी फ़ॉलो करेगा। अब उसके लिए हमें थोड़ा-सा ये पता होना ज़रूरी है कि उसका जो फ्यूल है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है? कि उसका क्या टेम्परेचर होगा ताकि उसमें से एक पर्टिकुलर जो थर्स्ट है वो प्रोड्यूस हो, ताकि जो वो रॉकेट की ट्रैजेक्टरी पर्टिकुलर बन सके। अब वो टेम्परेचर अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे सेंसर तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें कभी भी इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कोई भी सेंसर इस तरह का नहीं हो सकता कि इतना हाई टेम्परेचर हमें बता सके। हम ये कर सकते हैं कि इसके बाहर एक सेंसर लगा सकते हैं,
जो कि हमें टी एक्सटर्नल की इनपुट दे दे। अब हमें ये पता है कि इसमें फ्यूल कितना जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इनपुट हमें पता है, हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर पता है, और इन दोनों को कुछ मिला जुला के हम इंटरनल टेम्परेचर एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कारमान फिल्टर बेसिकली इस काम के लिए इज़ अ वेरी गुड टूल कि जहाँ पे हमें सिस्टम की स्टेट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसकी स्टेट को एस्टिमेट कर सकें। तो हम कर यूँ सकते हैं कि एक हमारे पास ये वाला मॉडल अवेलेबल है, एक हमारे पास एक हमारे पास एक्चुअल मॉडल अवेलेबल है, एक हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर लें और हम अच्छा, अब हमने ये करना है कि एक्चुअल स्टेट इक्वेशन में से ये इक्वेशन जो है ये माइनस करनी है, ठीक है। एक्चुअल स्टेट इक्वेशन माइनस मेजर्ड स्टेट इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे ये टर्म अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पर पुट किया, हम इसको लिख सकते हैं। और हम लोगों ने ये एक वेरिएबल डिफाइन किया था यहाँ पर ई ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अच्छा, चूँकि x माइनस एक्स एस्टिमेटेड इज़ इक्वल टू ई ऑब्जर्वेशन, तो x डॉट या डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एस्टिमेटेड x को हम ई ऑब्जर्वेशन का डेरिवेटिव कह सकते हैं। और साथ हमारे पास आ जाएगा ये चीज़। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमारे पास यूजुअली जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए और उस फ़ंक्शन के डेरिवेटिव में वो फ़ंक्शन इटसेल्फ मौजूद हो, तो हम लोगों ने जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लिखते हैं या समझते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ पता हो, मतलब उस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं कि जिनको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उनका जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें वो खुद भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन है, मतलब अगर मैं ई ऑब्जर्वेशन का सॉल्यूशन अब फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो ई ऑब्जर्वेशन का जो सॉल्यूशन मेरे पास आएगा दैट वुड बी बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। माइनस के सी टी, और साथ इसके कुछ कांस्टेंट होगा, उसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का बेसिकली जो सॉल्यूशन निकलेगा ई ऑब्जर्वेशन का, अगर मैं फंक्शन देखने की कोशिश करूँ, तो द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब अगर मेरे पास a माइनस के सी इज़ लेसर देन ज़ीरो, ठीक है, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि जो ई ऑब्जर्वेशन है इट विल इवेंचुअली बिकम ज़ीरो एज टी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि कारमान फ़िल्टर से डेवलप करदा जो एल्गोरिदम्स होते हैं या जो सिस्टम्स होते हैं, वो इवेंचुअली उनमें जो एरर होता है ना, यानी कि हमारे पास यहाँ पर है ये, मतलब ई ऑब्जर्वेशन इन एक्चुअल था क्या? ई ऑब्जर्वेशन था हमारे पास एस्टिमेटेड स्टेट, वो स्टेट जो कि कालमान फ़िल्टर ने एस्टिमेट की थी,
और वो जो एक्चुअल सिस्टम की स्टेट, उन दोनों का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस ने इवेंचुअली ज़ीरो होना है, यानी कालमान फ़िल्टर ने इवेंचुअली हमारे पास एक्चुअल स्टेट को पहुंच जाना है। तो उसमें जो है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कंट्रोलर ऐड किया था कालमान गेन के साथ, उसका एडवांटेज जो है वो भी हमें थोड़ा सा एविडेंट हो गया कि उसका जो डिकेइंग रेट है इस एरर का, वो बेसिकली कंट्रोलेबल है थ्रू के। क्योंकि हो सके हम ए और सी को चेंज ना कर सकें, लेकिन विथ चेंज इन के हम इसका डिकेइंग रेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फीडबैक कंट्रोल है उसने बेसिकली हमारे एरर इक्वेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की हमें थोड़ी सी ज़्यादा दे दी। अच्छा, अब कालमान फ़िल्टर जो बेसिकली हमारे पास, अगर हम उसको फ्लो डायग्राम से देखें तो वो डेवलप कुछ इस तरह से होता है कि मतलब इसकी बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं। एक इसकी प्रिडिक्शन स्टेज होती है, और प्रिडिक्शन के बाद हम जब एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं तो उसके बाद हम फिर थोड़ा सा अपने वेट्स को फिर से फाइन ट्यून करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि हम कालमान गेन को कोई भी कुछ भी एक इनिशियल एस्टीमेट दे देते हैं। ठीक है, इस इनिशियल एस्टीमेट के बाद क्योंकि हम शुरू में ऑलमोस्ट सारा कुछ चीज़ ज़ीरो 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 किया जाता है, हमारे पास कालमान गेन आता है, फिर हमारे पास मेजरमेंट्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो उन मेजरमेंट्स को देखकर और कालमान गेन की बेसिस के ऊपर हम हमारे जो भी हम लोगों ने एस्टिमेट्स किए होते हैं हम उनको अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक तो हम लोगों ने करना होता है कि अपनी जो स्टेट होता है जिसको हम लोगों ने एक्चुअल एस्टिमेट करना है, उसको एक तो एस्टिमेट किया जाता है, सॉरी अपडेट किया जाता है। ठीक है, बेस्ड अपॉन मेजरमेंट और जो हम लोगों ने इसको एस्टिमेट एक्चुअली किया हुआ था। और हमें अगर तो हमारे पास स्केलर स्केलर कालमान फ़िल्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमारे पास वेरिएंसेस वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से कि हमारे पास जो मेजर्ड डाटा है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो फिर हमने जब उसको इक्वेशन में आगे पीछे उसका रिवर्स लेना है, तो फिर वहाँ पे वेरिएशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उनके लिए फिर हमें वेरिएंसेस को भी अपडेट करना पड़ता है, उन वो जब एस्टिमेट्स होती हैं, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट साइकिल की तरफ जाते हैं। इसमें हम लोग अब इन मेजरमेंट्स के ऊपर और ये जो नई हम लोगों ने स्टेट्स अपडेट की हैं इसके ऊपर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली अब न्यू एस्टिमेट्स यहाँ डेवलप किए हैं। ठीक है, हम लोगों ने एस्टिमेट्स डेवलप कर लिए, फिर हम उसकी उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कालमान गेन डिसाइड किया। कालमान गेन डिसाइड करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि फिर से मेजरमेंट आई। जब मेजरमेंट आई तो हमने इतने वेट्स अपडेट किए, एस्टिमेट किए। उसके बाद उनकी बेसिस के ऊपर फिर स्टेट अपडेट हुई। फिर अब अच्छा, ये जो कोवेरिएंस है ना, ये बेसिकली हमारी एस्टिमेट्स की और स्टेट्स की कंप्यूटेशन में इस्तेमाल होती है, तो इसका प्रोसेस काम यहाँ पे ये है। अदरवाइज़ अगर स्केलर कालमान फ़िल्टर हो तो यहाँ पे सिंपल कुछ ना कुछ कुछ स्केलर कंप्यूटेशंस होंगी। तो बेसिकली जो कालमान फ़िल्टर है ना वो इसी प्रोसेस से घूमता फिरता रहता है, और इवेंचुअली मतलब कालमान की जब स्टैटिक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी प्रेडिक्शन है या जो हमारी एस्टिमेशन है वो उसमें और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस नहीं रहा। हम जो भी प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, फिर वो वही वैल्यू हमें मिलती है बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब कामान फ़िल्टर में हम इससे आगे इसलिए नहीं जाएँगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, बस टाइम थोड़ा-सा कम है इस टॉपिक को डिटेल से देखने में, अदरवाइज़ इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अम, तो अभी टाइम की कमी की वजह से हम इसको इतना ही देखेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसको मज़ीद पढ़ने में तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको थोड़ा-सा और मटेरियल बता सकती हूँ कहीं से, तो यानी कि थोड़ा-सा आसान अगर करके कोई पढ़ना चाह रहा है तो।
तो बाकी क्या आपका आज का इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर था अडैप्टिव फ़िल्टर का। आई होप कि आपने इस कोर्स से कुछ सीखा हो और आई फर्दर होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप सारे इसमें अच्छा ग्रेड अर्न कर सको। तो मेरी तरफ से आप सबका शुक्रिया कि आपने इतना मुश्किल कोर्स इस तरह से पढ़ा और हिम्मत की आखिर तक पढ़ने की। और अगर हम इसको वैसे पढ़े होते तो शायद हमें थोड़ा-सा बेहतर एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता। लेकिन एट लीस्ट ये ना पढ़ने से बहरहाल कुछ ना कुछ पढ़ ले। तो थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी भी किस्म का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।